हेलो एवरीवन, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है कि हम जो है टीआरई 2 का जो है एग्ज़ाम रिव्यू लेके आए हैं जो बीपीएससी द्वारा कंडक्ट हुआ था। अब कुछ कैंडिडेट्स जो हैं जो टीआरई 3 दे चुके हैं और टीआरई 4 के लिए टारगेटेड बेस्ट स्टडी कर रहे हैं, तो उनमें क्या है कि टीजीटी जो पद है बेसिकली 6 to 10 होता है। इसमें क्या है कि एसएसटी जो 6 to 8 है उसका मैं रिव्यू लेके आया हूँ, जिसमें मैं इकोनॉमिक्स का हाईली डिमांडेड था, तो उस हिसाब से मैं इकोनॉमिक्स का ही रिव्यू लेके आया हूँ। तो इस रिव्यू में, एग्ज़ाम रिव्यू में मैं 3 पार्ट्स करके इसमें रिव्यू दूंगा, जिसमें पार्ट 1 क्वेश्चन 1 से 13 तक होगा, पार्ट 2 14 से 26 तक होगा, पार्ट 3 27 से 40 तक होगा। तो बेसिकली ये एग्ज़ाम रिव्यू टीआरई 2 का एसएसटी जो 6 to 8 मिडिल का था उसी का है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो मैं विश्वजीत सिंह हूँ, मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं टीआरई 2 में सेलेक्टेड कैंडिडेट हूँ, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में पोस्टेड हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पार्ट 1 में आप देखेंगे कि पार्ट 1 में सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज रैंक अबव इंडिया इन एचडीआई अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023। देखिए बेसिकली ये क्वेश्चंस का बेस क्या है। क्वेश्चंस का बेस जो है ह्यूमन रिसोर्स चैप्टर से है, क्लास 9 से, जिसमें एचडीआई का कंसेप्ट दिया है कि ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स है या रिपोर्ट है वो क्या है। ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि बेस आपका क्लास 9 है, ह्यूमन रिसोर्स, और वहीं पे क्या है कि इसका करेंट बेस पूछ दिया कि जो 2023 है, 2023 में इस जो है रिपोर्ट का क्या रैंकिंग रहा, उसके अकॉर्डिंग इंडिया के रिलेटिव में अगल बगल वाले जो देश हैं, पाकिस्तान है, नेपाल है, बांग्लादेश है, ये सभी उनका कंडीशन क्या रहा। तो बेसिकली अगर आप उस समय करंट अफेयर्स देख रहे होंगे तो आपको पता होगा कि जो पहला आंसर है बांग्लादेश, वो क्या है, बिल्कुल परफेक्ट है और वो सही है। ठीक, तो पहला आंसर ये रहा। अब दूसरे आंसर पे जाएंगे तो उसमें पता चलेगा क्या कि ये जो विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्स फॉलोइंग इज रीन्यूएबल रिसोर्सेस, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है। तात्पर्य यह है कि कौन सा बार बार यूज़ किया जा सकता है, कौन सा बार बार नया हो सकता है, रिन्यू हो सकता है। ठीक है, तो इसमें पेट्रोलियम हो नहीं सकता, पहला ये ऐसे ही कट गया। ग्राउंड वाटर ये बिल्कुल होगा। सी नेचुरल गैसेस ये भी नहीं हो सकता। तो इसमें वन एंड ओनली आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो बेसिकली देखिए इसका जो सोर्स है वो क्लास 10 का जो रिसोर्स चैप्टर है उसमें शुरुआती जो पैराज हैं उसमें रिसोर्सेस को डिफाइन किया गया है। उस रिसोर्सेस के बाद जो है क्लासिफिकेशंस दिए गए हैं, वर्गीकरण दिए गए हैं। उसके जरिए आप ये देखेंगे क्या कि इसमें आप इस क्वेश्चंस को वहीं से डायरेक्ट उठाया गया है। ठीक है, तो बेसिकली जो क्वेश्चंस हैं आपके बेस जो एससीईआरटी है या एनसीईआरटी है उसी के बेस पे उठाए जा रहे हैं, लेकिन उसका जो एक रिलेटिव कंसेप्ट है जो कंटेम्प्रेरी में आपका करंट अफेयर्स में चल रहा होता है, वो बेसिकली वही क्वेश्चंस होते हैं जो आपके क्वेश्चंस पेपर में सीधे उठ के आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें ये पूछा गया है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर क्लासिफाइड इनटू पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ। जाहिर सी बात है, जब पब्लिक और प्राइवेट पार्ट जो सेक्टर्स हैं ये उनका बेस क्या होगा, जाहिर सी बात है ओनरशिप। ओनरशिप इसमें कहाँ दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ओनरशिप की जो ओनरशिप है यही आंसर है, ओनरशिप एंड एसेट
ऑफ डिलीवरी ऑफ द सर्विसेज, तो वन एंड ओनली आंसर यहाँ पे सी ही होगा। यहाँ पे क्लियर है। और इसका अगर सोर्स अगर देखा जाए तो ये क्लास 10 के इकोनॉमी नामक चैप्टर्स में डिफाइंड है, वेल डिफाइंड है, ठीक है ना। इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी कितने टाइप की होती हैं, साथ ही आप देखेंगे कि जो एसेट्स होते हैं या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं उनका क्लासिफिकेशंस कैसे होते हैं, ये सभी चीज़ देखेंगे आप, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। इसमें दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज़ मोर दैन 25% डिकेडल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, रेट ऑफ पॉपुलेशन। अब इस क्वेश्चंस में क्या है कि जो बिहार की जनसंख्या है बेसिकली उसके बारे में पूछा गया है कि बिहार का जो डिकेडल ग्रोथ है, दशकीय वृद्धि है, वो 25% से ज़्यादा किस ज़िले में रहा। तो बेसिकली ये जो जानकारी है आपके ह्यूमन रिसोर्स चैप्टर में क्लास 9 में मिल जाएगा, एकदम विधिवत मिल जाएगा, ठीक है। तो आपका जो भी क्वेश्चंस है आप देख रहे हैं कि एनसीईआरटी या एससीईआरटी से डायरेक्ट उठ के आ रहे हैं, और जो भी कुछ ऑड है वो क्या है कि उससे रिलेटेड ही करंट इवेंट ही आ रहा है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो इसमें है न, इसमें नवादा है, न दरभंगा है, न सिवान है, ठीक है। इसमें जो सही आंसर है वो क्या है, शिवहर है, और उस हिसाब से ऑप्शन नंबर यहाँ पे ई सही हो जाता है, ठीक है। देखिए जो भी आंसर है यहाँ पे बेसिकली मैं उसको आंसर कर रहा हूँ बीपीएससी के अकॉर्डिंग ही, जो उसका फाइनल आंसर की है उसी के हिसाब से आंसर कर रहा हूँ, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच आर द फॉलोइंग इज़ नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिवर रैंचिंग प्रोग्राम। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो नदी पशुपालन कार्यक्रम है उसका उद्देश्य नहीं है, ये पूछना इसमें पूछ रहा है कि जो रिवर रैंचिंग प्रोग्राम है, नदी पशुपालन प्रोग्राम, उसमें उद्देश्य नहीं है। जाहिर सी बात है अगर क्वेश्चन के ऑप्शंस को पढ़ेंगे तो आप इन चीज़ को ज़रूर ही इस चीज़ को समझ पाएंगे कि उसका जो नेचर ऑफ क्वेश्चंस है वो क्या है। तो पहला ऑप्शन इसमें क्या पूछ है कि रेस्टोरेशन ऑफ द प्योर जर्म प्लाज्म इन द आइडेंटिफाइड रिवर, मतलब चिन्हित नदियों में जो शुद्ध जर्म प्लाज्म है उसकी बहाली करना। ये देखिए जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं कि फ्यूचर में ये चीज़ हो सकती है और उसका कुछ प्रोग्राम दिया हो, मान लीजिए कुछ साइंटिफिक जो क्वेश्चंस हैं, जो चीज़ें होती हैं वो जैसे कि एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें संभव होती हैं। कोई प्रोग्राम है उसमें बहुत सारी चीज़ें संभव हो सकती हैं। तो इसमें क्या है कि आपको कुछ क्वेश्चंस नहीं भी आ रहे हैं तो उसमें आप क्या करेंगे, कुछ प्रेडिक्शंस करेंगे कि ये भी हो सकता है, ठीक है। तो रिवर रैंचिंग प्रोग्राम में ये हो सकता है कि क्या है कि रेस्टोरेशन हो सकता है, जाहिर सी बात है सही है। इसमें ध्यान दीजिएगा कि इसमें नहीं पूछा है, ये ध्यान दीजिएगा कि इसमें क्या है कि नहीं पूछा है, और इस चीज़ को नज़रअंदाज मत कीजिएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जो दूसरा ऑप्शन है कलेक्शन ऑफ फिश ब्रूडर फ्रॉम द रिवर्स एंड आर्टिफिशियल ब्रीडिंग ऑफ कलेक्टेड ब्रूडर्स, मतलब ये है कि नदियों में जो मछली ब्रूडर का संग्रह है और एकत्रित ब्रूडर का कृत्रिम प्रजनन है, ये बिल्कुल संभव है। जब कोई प्रोग्राम है और नदी पशुपालन का बिल्कुल ये भी संभव है, और जो पहला ऑप्शन है वो भी संभव था, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है स्टॉकिंग ऑफ द फिश फिंगर लिंक ऑफ इनटू आइडेंटिफाइड रिवर्स, मतलब ये हुआ कि मछलियों के बच्चों को चिन्हित नदियों में जमा करना। जाहिर सी बात है तीनों का तीनों इसमें करेक्ट ऑप्शन है, तो इसके हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाता है, सही हो जाता है। चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछा गया है कि लिक्विड फंड्स आर सेफ ऑप्शन फॉर इन्वेस्टर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वायलेशन एंड रिस्क ऑफ लॉसिंग कैपिटल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू लिक्विड फंड्स, मतलब अस्थिरता और पूंजी खोने के जोखिम के दृष्टिकोण से जो लिक्विड फंड है बेसिकली, ठीक है, निवेशकों के लिए
एक सुरक्षित विकल्प है। लिक्विड फंड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? इसमें पहला ऑप्शन दिए रखा है लिक्विड फंड को सेबी द्वारा नियमित किया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन दे रखा है लिक्विड फंड को मुद्रा बाजार के द्वारा के साधन है, ठीक है ना। इसमें तीसरा ऑप्शन दे रखा है क्या है कि लिक्विड फंड इक्विटी फंड है, ठीक है। तो क्या है इसमें अगर आप देखेंगे कि लिक्विड फंड होता क्या है, लिक्विड फंड जो इसका बेसिकली जो कंसेप्ट है, इसका सोर्स है, तो ये आप बैंकिंग मनी एंड बैंकिंग यूजी का पढ़ेंगे, वो ब्रॉड लेवल पे है। उससे पहले क्या है कि आप जो क्लास 10 की बुक आती है इकोनॉमिक्स में, उसमें मुद्रा नामक चैप्टर है, उसमें ये लिक्विड फंड का जिक्र किया गया है। तो क्या है कि उस चैप्टर से अगर इस चीज़ को देखेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और ऑप्शन नंबर बी आपको यहाँ पे सही मिलेगा कि जो लिक्विड फंड है वो क्या है, मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। तो बेसिकली आपका जो सोर्स ऑफ ये क्वेश्चन है बेसिकली आपका SCERT और NCERT ही है। अगर ब्रॉड लेवल पे जाइएगा तो उसमें आपको मिलेगा मनी एंड बैंकिंग, ठीक है। बहुत सारी किताबें मिल जाएंगी, SN लाल की, ML झिंगन की, ठीक है। तो बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। इसका सोर्स पता हो गया, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्ट विद इन द कंट्री ड्यूरिंग अ पार्टिकुलर ईयर इज कॉल्ड। देखिए बेसिकली पूरा का पूरा ये जो है ये उठा के रख दिया है, GDP का जो डेफिनेशन है उसी को उठा के रख दिया है, ठीक है। ये आपको हर क्लास में, क्लास 10 में, ठीक है, बेसिकली क्लास जो है 11 में, 12 में मिल जाएगा। और उसके साथ साथ आप हायर एजुकेशन में जाएंगे, BA करेंगे, मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स करेंगे, तो वहाँ पे ये सीधे सीधे क्वेश्चन से जो ये स्टेटमेंट है पूरा का पूरा मिल जाएगा। और ये पूरा का पूरा क्या है, ये स्टेटमेंट GDP का है, ग्रॉस डोमेस्टिक क्या है, प्रोडक्ट है। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी क्या होता है, सही हो जाता है। देखिए इकोनॉमिक्स का ये पोर्शन है पूरा का पूरा, तो इसमें GDP क्या है, GNP क्या है, ठीक है ना। GDP आपका GDP क्या है, GDP GNP क्या है, नेशनल इनकम क्या है। तो इस चीज़ का आपको बखूबी इसका जानकारी होना चाहिए। और क्या है, ये बेसिक है, ये जानकारी तो होना ही चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है इसमें, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें पूछ रहा है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इज करेक्ट। मतलब MPI इसका जो कंसेप्ट है ये पूछ रहा है, ठीक है। इस कंसेप्ट को अगर आप देखिएगा तो सबसे पहले आप देखेंगे कि क्या है, ये जो कंसेप्ट है MPI का, ये बेसिकली पॉवर्टी का है, ठीक है। मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स जो है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है। अब इस इंडेक्स में आप देखेंगे कि ये जो सोर्स है ये बेसिकली क्लास 9 और 10 में मिल जाएगा, ठीक है। क्लास 9 में मिल जाएगा। गरीबी क्या है, गरीबी में लास्ट में इसमें दे रखा है कि मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स जो 2010 के दरम्यान आया, वो क्या है, तो उसका कंसेप्ट क्या है, ठीक है। तो ये चीज़ दे रखा है। तो आप इसमें देखिएगा तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या है, उपयुक्त में से एक से अधिक किसमें पढ़ेंगे। चूँकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए इसको थोड़ा सा तेज़ी से कर रहा हूँ। इसमें देखेंगे कि जो तीनों ऑप्शन हैं इसमें, ठीक है ना, ठीक। तो इसमें दे रखा है कि मोर देन वन ऑफ द अबव, मतलब एक से अधिक है, इसमें सही है। इसमें देख लीजिएगा। बेसिकली मैं यहाँ पे सोर्स बता रहा हूँ आपको कि जो सोर्स है वो क्या है, क्या हो सकता है, ठीक है, क्या इसमें सोर्स हो सकता है। तो इसमें बेसिकली सोर्स है क्या है, पॉवर्टी नामक का चैप्टर है, कहीं से भी उठा लीजिए, पढ़ लीजिए, ठीक। NCERT हो या SCERT हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। द पर्पज़ ऑफ द सेंट्रल एंड द स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन इज़। मतलब यहाँ पे कॉरपोरेशन का जो है कंसेप्ट है वो पूछ रहा है। तो ये आप अगर देखिएगा जो कॉरपोरेशन है, सरकार सहकारी समितियाँ हैं, ये आपके इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स में मिल जाए जो जो 9-10 में है, ठीक है ना। तो बेसिकली वहीं से उठ के आया है सीधे सीधे। और इसमें जो पहला है, टू प्रोवाइड स्टोरेज फैसिलिटीज़, मतलब भंडारण सुविधाएं प्रदान करना।
यही इसका उद्देश्य है। बाकी इसमें क्या है, इनकरेक्ट है। टू प्रोवाइड रॉ मटेरियल, ठीक है, टू प्रोवाइड न्यू फार्मिंग टूल्स, टू प्रोवाइड फर्टिलाइजर्स, ठीक है। तो क्या है, कॉरपोरेशन का, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन का ये बेसिकली जो कंसेप्ट है उसी का है, जो प्रोवाइड स्टोरेज फैसिलिटी, जो पहला ऑप्शन है वो सही है, ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक, ओनली वन इज करेक्ट। इसमें अगला क्वेश्चन नंबर 10, ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन कंटेक्स्ट ऑफ मनी सप्लाई ऑफ इंडिया, इन इंडिया, राइट। तो इसमें क्या है कि मनी सप्लाई के बारे में पूछ रहा है। देखिए, मनी सप्लाई की बात करी जाए तो वहाँ पे M1 M2 M3 और M4 का कंसेप्ट आता है। अगर आप ये चीज़ बेसिकली आप पढ़ेंगे क्लास 11 ट्वेल्व में, ये बेसिकली पूरा का पूरा एक कंसेप्ट मिल जाएगा कि व्हाट इज़ M1, व्हाट इज़ M2 एंड व्हाट इज़ M3, व्हाट इज़ M4, ठीक। तो इसमें सबसे लिक्विड अगर फंड कहा जाए तो M1 है, और सबसे हार्ड करेंसी अगर कहा जाए तो क्या है, आप उसको देखेंगे M3 है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। तो उसमें सबसे जो आंसर मिलेगा आपका, क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए मिलेगा, ठीक है ना। M1 इज़ द मोस्ट लिक्विड फंड, लिक्विड मनी सप्लाई मेजर्स, राइट। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फीचर ऑफ द क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर प्रोग्राम इन बिहार। मतलब इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो क्या है, सही है। तो इसमें जो बेसिकली आप देखिएगा कि ये जो कंसेप्ट है बेसिकली ये कहाँ से लिया गया है, तो कृषि नामक चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। कृषि नामक चैप्टर से, किसमें, इकोनॉमिक्स में आप देखिएगा तो क्या है कि ये चीज़, एक मिनट, इसमें आप देखेंगे कि क्लास 10 का जो एग्रीकल्चर जो चैप्टर है बेसिकली एग्रीकल्चर, उस चैप्टर में बेसिकली पूरा का पूरा बिहार का जो एग्रीकल्चर है उसको डिफाइन कर रखा है। और वहाँ पे क्लास 10 में आप ये देख पाएंगे कि जो क्वेश्चन है सीधे वहाँ से क्या है, उठ के आया है, ठीक है ना। आगे हो सकता है कि मान लीजिए एग्रीकल्चर में कुछ प्रोडक्शन हो, कुछ इकोनॉमिक सर्वे हो, तो वहाँ पे पूछ देगा कि यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग क्या है कि जो बिहार का क्या नाम है, टोटल जो प्रोडक्शन ऑफ वीट है या कोई अनाज ही है पूरा का पूरा, तो वो क्या है, ग्रेन है, तो वो क्या है। तो ये क्वेश्चन हो सकता है वहाँ पूछ दें, तो ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या है सही, ऑप्शन डी सही है, मोर देन एबव। इसमें पूरा पूरा पढ़ लीजिएगा पूरा, ये ऑप्शन डी इसमें क्या है, सही है, ठीक है ना, ऑप्शन डी, ठीक। चलिए, ये पूछता है क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि चूज़ द करेक्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 फ्रॉम द फॉलोइंग। ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूछा है करंट अफेयर्स से। अगर आप करंट अफेयर्स देख रहे होंगे तो आप करंट अफेयर्स क्या है, चाहे एडुटेरिया का हो, घटना चक्र का हो, ये काफ़ी बेस्ट बुक्स मानी जाती हैं करंट अफेयर्स के लिए। अगर आप इस चीज़ को देख रहे होंगे तो आप पाएंगे क्या, आप इस चीज़ को आंसर अगर पढ़िएगा ऑप्शन इसका, तो आप इसका आंसर क्या नाम है, डी सही मानिएगा। किसमें मोर देन वन क्या है वो उसमें राइट है, ठीक है। क्योंकि टाइम इसमें कम ज़्यादा हो रहा है तो इसलिए इसको सॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। बेसिकली पूरा या पूरे क्वेश्चन है, क्लास 10 से आया है, उसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ वगैरह पूरा का पूरा दिया है, बाकायदा पूरा डिस्क्राइब किया है। अब वहाँ से अब इसकी चीज़ को अध्ययन करिएगा तो वहाँ पता चलेगा क्या कि ये जो ऑप्शन 3 है वो केवल सही है कि डिस्ट्रिक्ट फोरम शैल कंसिस्ट 4 मेंबर्स, ये केवल सही है, बाकी क्या है इनकरेक्ट है। तो उस हिसाब से क्या है यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या है 3 सही है, ठीक है ना। नीचे आइएगा तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, हाँ ऑप्शन नंबर 3 सही दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक रहा, ऑप्शन नंबर ए सही है 3, ठीक है। तो यहाँ तक क्या है कि पूरा का पूरा
13 क्वेश्चंस का पूरा एनालिसिस हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और किसी एजुकेशनल ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा कि हमारी इस बात को और से बहुत सारे स्टूडेंट्स इसका लाभ ले पाएँ। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।